नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश ये दशहरा मौका सुनहरा, इसमें आपका स्वागत है। और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस खास मौके पर हम आपको बताएंगे कि इस दशहरे पर कमोडिटी मार्केट में आपके लिए निवेश के किस तरह से सुनहरे मौके बन सकते हैं, इस पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। और ये बताने के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं नवनीत दमानी मोतीलाल ओसवाल के, हमारे साथ अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और अखिलेश जैन हैं टेक्निकल आईक्यू के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी कोशिश है कि इस दशहरे पर आप लोगों के जरिए हम अपने दर्शकों को गाइड कर पाएँ, बता पाएँ कि उनके लिए कमोडिटी मार्केट में निवेश के कितने बेहतर मौके बन सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि हाल के दिनों में कई सारी ऐसी कमोडिटी हैं जहां पर बड़ा एक्शन दिखा है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड हो, ग्वार हो, जीरा हो। इन कमोडिटीज़ में बड़ा एक्शन हमने देखा है। तो अब सवाल यह है कि इस एक्शन का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो चर्चा की शुरुआत गोल्ड के साथ करेंगे। और गोल्ड में देखिए हुआ ये है कि गोल्ड 4 महीने में सबसे महंगा हो गया है। बड़ी तेज़ी हमने गोल्ड की कीमतों में देखी और घरेलू बाजार में भाव 61,000 के ऊपर तक चला गया। इस महीने मतलब अक्टूबर के महीने में 8% की तेज़ी गोल्ड में आई है और अक्टूबर के निचले स्तर से करीब करीब 5,000 रुपये तक गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। ग्लोबल मार्केट में $2,000 के ऊपर गया है गोल्ड का भाव। तो तमाम सारे ऐसे आंकड़े हैं जिससे ये जानना समझना बहुत आसान है कि गोल्ड में कितना बड़ा एक्शन दिखा है। तो बीरेन जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि इस दशहरे के मौके पर क्या गोल्ड एक बार फिर से निवेश का सबसे बढ़िया जरिया बन सकता है? फिलहाल इसमें काफ़ी बुलिश सेटअप बना हुआ है। जो मिडिल ईस्ट के हालात है, मेना या तो मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका सेक्टर, उसका कुछ हद तक प्रीमियम बिल्टअप हुआ है, कुछ और भी बिल्टअप होना बाकी है। जिस हिसाब से इमर्जिंग एशियन करेंसी, काफ़ी इमर्जिंग एशियन करेंसी में 10-15% का जो डेप्रिसिएशन हुआ, वो देखते हुए रुपये भी शायद थोड़ा कमजोरी बताएगा। यील्ड अमेरिका की काफ़ी ऑलरेडी 17 साल के हाई पे है। तो फेड का भी आगे शायद प्रोबेबली ब्रॉडर टर्म में एक आध रेट कट भी आएगा नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में। तो वो भी शायद $100-150 का प्रीमियम आपको दे पाएगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन टर्म्स में 63,000-64,000 हम फर्स्ट क्वार्टर में यानी जनवरी मार्च के तिमाही में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जरा नवनीत जी, आप जरा बताइए कि क्योंकि गोल्ड में जो अभी तेज़ी आई पिछले कुछ दिनों में, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही इजरायल और हमास के बीच युद्ध। अब चूंकि ये बड़ा एक ड्राइवर बन गया है गोल्ड मार्केट के लिए, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या गोल्ड ऐसे लेवल पे खड़ा है जहां पर जब भी युद्ध को लेकर कोई खबर आएगी बड़ा इम्पैक्ट अभी और दिखेगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ? जी, हमने देखा कि पिछले पूरे साल में गोल्ड की शुरुआत तो बहुत जबरदस्त हुई। 11% के गेंस के साथ जनवरी फरवरी के महीने में गोल्ड की शुरुआत हुई थी। उसके बाद पूरे साल कुछ कारोबार होता हुआ दिखा और लास्ट 1-1.5 महीने में एक अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है लार्जली इजरायली वॉर। अब मुझे लगता है कि जब वॉर में कुछ हलचल होगी, कुछ एस्केलेशन होगा, आपको टाइम एंड अगेन गोल्ड के प्राइसेस में इजाफा देखने मिलेगा। तो ये बहुत नेगेटिव रूप था, या गोल्ड 1500 प्लस फॉलो करने का जो रूप था वो मुझे लगता है अब तक टल गया है। बट $2200-2400 आ जाए, ये लेवल मुझे नहीं लगता है कि अभी जच रहा है। तो लार्जली अंडरलाइन तो थोड़ा सा बुलिश हो गया है, डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी पर टाइम में मिलती रहेगी। बट फिलहाल की स्थिति में $2000 के आसपास ट्रेड करें तो यहाँ पे एक अगर रीजनेबल करेक्शन आए करीब करीब $50 के आसपास का या 800,000 के आसपास का, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने की। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी गोल्ड में। और अगर गोल्ड आपको 60,000 के आसपास आप कह रहे हैं कि दिखता है, तो वहाँ पर बाइंग का अच्छा मौका बनेगा। 62,000 का टारगेट होगा, 59,200 के भाव पर आप गोल्ड में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अजय जी, क्या आप भी एग्री करते हैं नवनीत जी से? और क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड में अभी 2-3 हज़ार रुपये की तेज़ी बाकी है, ऐसे में बाइंग करने में कोई रिस्क नहीं है गोल्ड में? नमस्कार,
मितेंद्र जी और सबको दशहरे की शुभकामनाएं। हम फेस्टिव सीजन में ऑलरेडी आ चुके हैं और जैसे फेस्टिव में धमाके होते हैं ऑलरेडी हमने देखा है कि सोने और चांदी दोनों में ही अच्छे धमाके के साथ मूव कर रहा है। नो डाउट जो ये युद्ध हुआ है ये डेफिनेटली एक वार प्रीमियम को ऐड कर रखा है जिसकी वजह से हमने ये तेजी जरूर देखी है। बट वैसे भी अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल करीबन 50 के नीचे सोना था और इस वक्त हम मोटा मोटी अगर देखें तो 60 के ऊपर है। तो कुल मिला के मुझे भी लगता है कि फंडामेंटल काफी मजबूत है। इनफैक्ट अब तक जो मेजर पिन पॉइंट रहा है पिछले एक साल में वो था यूएस का इंटरेस्ट रेट हाइक करना और अब हम लोग ऑन द वर्ज है कि इंटरेस्ट रेट आगे जाके बढ़ना तो बंद हो जाएगा। अगले साल अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो कट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये नई रैली है जो गोल्ड में और सिल्वर में कंटिन्यू रहेगी। खास करके तो सोने की बात करें तो जो परफेक्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए वो मेंटेन है। तो मुझे लगता है हाँ अभी जो वार प्रीमियम में थोड़ा कूल ऑफ होता है प्राइजेस 58,500 से 59 के बीच में एक पॉसिबल है थोड़ा पुल बैक मिल जाए। बट कुल मिलाकर अगले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो इजीली हम पहला जो प्रीवियस हाई है वो तोड़ते हुए देखेंगे। 64,000 का नया हाई लग सकता है और जाने में ऊपर में 68 भी दिखा सकता है क्योंकि सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो कंटिन्यू चल रही है और जो वार प्रीमियम है वो तो मेंटेन है। तो आई एम वेरी मच बुलिश कि गोल्ड अगले 6 महीना या एक साल की बात करें तो अच्छी तेजी कंटिन्यू रखेगा। ओके, तो आप भी एग्री करते हैं कि गोल्ड में भी तेजी बढ़ेगी और आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का तो 68,000 का है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर नज़र रखना आपके लिए। लेकिन अखिलेश जी आप तो टेक्निकल चार्ट को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं सर, क्या टेक्निकली भी गोल्ड का मार्केट अभी अपसाइड दिख रहा है आपको या टेक्निकल चार्ट पर कुछ और कहानी है फंडामेंटल के अगेंस्ट? जी नमस्कार मितेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रा की। मैं दोनों ही चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे कवर करना चाहूंगा। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है फंडामेंटल्स में जो मुझे लग रहा है ट्रैकिंग करने वाली, वो आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी अगर डेथ की कंडीशंस देखेंगे जो कि एक मेजर ड्राइवर होता है अपार्ट फ्रॉम दीज इन्फ्लेशन फैक्टर्स एंड इंटरेस्ट रेट हाइक, तो वो बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल पे चल रहा है और वो कहीं ना कहीं जो गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है, चार्ट पे स्ट्रक्चर है, वो एक्सट्रीमली बुलिश बना हुआ है। मतलब जो स्ट्रक्चर अगर चार्ट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बुलिश है। तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड किसी भी कारण से मेजर करेक्शंस यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। मुझे लगता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 1935 स्पॉट लेवल की मैं बात करता हूँ, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट बन गया है गोल्ड का। तो मुझे नहीं लग रहा किसी भी रीजन से ये लेवल नीचे आके ब्रिज होना चाहिए। तो किसी भी घटे में गोल्ड को बाइंग का ही रिकमेंडेशन है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर स्पॉट लेवल के रेफरेंस से 1985 के ऊपर गोल्ड जाता है जो अभी लगभग 1980 के आसपास चल रहा है। तो वहां पे डेफिनेटली बात है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 1970 का इस पे स्टॉप लॉस रख के। मुझे लग रहा है कि साल के अंत तक ये 2040 से 45 तक के लक्ष्य हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो टेक्निकल और फंडामेंटल, ठीक है सर, नोटेड अखिलेश जी। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गोल्ड में भी तेजी आपको दिखेगी, तो आपके लिए गोल्ड एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है गोल्ड में पैसा लगाने का, इन्वेस्ट करने का, ट्रेड करने का। अब आते हैं सिल्वर पे। वीरेंद्र जी, चांदी पर क्या व्यू है सर आपका, क्योंकि चांदी भी गोल्ड के साथ साथ चल रही है, तो क्या चांदी में भी अभी आपको लगता है कि हाँ बाइंग का बड़ा अच्छा मौका है? एक हिसाब से सिल्वर पैरासाइट कमोडिटी है, यानी या तो उसको गोल्ड का सहारा चाहिए या तो बेस मेटल का सहारा चाहिए। फिलहाल उसको गोल्ड का सहारा मिल रहा है तो वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। बट मेरा प्रिफर्ड चॉइस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गोल्ड रहेगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं सिल्वर में भी हल्का सा बुलिश हूँ, यहाँ भी 72,000 के आसपास में बाइंग प्रेफर करूँगा। बट जितना कन्विक्शन मुझे गोल्ड में है उतना सिल्वर में नहीं है भाई साहब। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में आपका कन्विक्शन थोड़ा कम है। ओके, ठीक है। आपका कन्विक्शन नवनीत जी, फंडामेंटली क्या चांदी का मार्केट भी आपको मजबूत दिख रहा है? मैं तो पिछले पूरे साल से चांदी में काफी बुलिश बायस लेके चला हूं और मुझे लगता है कि 80-85 हजार तक के स्तर मैं और केडीआई साथ में चलाते जा रहे हैं। लास्टली बायस अभी भी स्ट्रांग है गोल्ड के vis-a-vis ऊपर किया है लास्टली बिकॉज़ गोल्ड पे जियोपॉलिटिकल हमको पॉजिटिविटी देखने मिली है। बट यहाँ पे चाइना के आंकड़े काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पे स्पेंडिंग थोड़ी सुधरती है, बेस मेटल में थोड़ा सा बॉटम आउट फॉर्मेशन मिलेगा तो इंक्रीमेंटली सिल्वर भी आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से दे सकता है। मेरे हिसाब से अगर रीजनेबल करेक्शन गोल्ड में आएगा तो चांदी भी थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगी। 70,000 से लेके 68,000 के बीच में मिले तो बाइंग डेफिनेटली करनी चाहिए। 65,000 के नीचे आप स्टॉप लगाइए, वापस आपको 77 और 80-82 हजार तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप भी कह रहे हैं कि चांदी में तेजी रहेगी
ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। सिल्वर में भी गोल्ड के साथ साथ तेज़ी की संभावना जताई जा रही है। केडिया जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिवाली पर चांदी इस बार किस भाव पे मिल सकता है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले साल अगर हम बात करें अक्टूबर में 50,000 का भाव था, और इस वक्त अगर हम भाव की बात करते हैं तो डेफिनेटली 53,000 से हमने अभी तक 73 का भाव ऑलरेडी देख चुके हैं। थोड़े सा साइकोलॉजिकल लेवल ऐसे बन चुके हैं कि मार्केट 75-76 से बार बार में रिवर्ट कर रहा है, तो टाइमिंग में भी पॉसिबल है कि हम जो प्रीवियस हाई है उसके नजदीक जा पाए, क्योंकि पावर प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। जस्ट इन केस मुझे लगता है कि 76,000 के आसपास ये दिवाली, क्योंकि दिवाली 20 दिन में ही है, बट अभी भी उम्मीद है मुझे, जैसे पिछली बार कहा था मैंने 85,000 तक के टारगेट आराम से, और उसके ऊपर 90 तक जा सकते, तो 78,000 तो हमने अचीव कर लिया है। बट जिस ढंग से वॉर सिचुएशन बनी हुई है और थोड़ा बहुत बेस मेटल से अगर सपोर्ट मिलता है, तो मुझे लगता है ईयर एंड की बात करें या थोड़ा सा अगर हम जनवरी तक की बात करें तो 90,000 का लेवल आराम से क्रॉस करें, बट दिवाली तक 76,000 का लेवल चांदी दिखा सकती है। ओके, तो ये राय आपकी है सिल्वर के ऊपर। इस पर आपको नज़र रखनी चाहिए कि चांदी में अभी आपको क्या करना है। अखिलेश जी, फटाफट जरा बताएं सर, टेक्निकली चांदी में क्या लग रहा है आपको? अभी टेक्निकली ठीक है ये काउंटर ट्रेड के लिए? बिल्कुल, मैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात से सहमत हूँ। चांदी कंपेरेटिवली इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा कंपेयर टू गोल्ड। मुझे लग रहा है कि ये इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे लग रहा है साल के अंत तक 76-77 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। घटे में यहाँ पे बाय करिए आप, 71,500 तक भी मिलता है तो 71,200 का इस पे स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 74,000 से लेकर 76,000 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। बाय ऑन डिप्स रखिए, बट कंपेरेटिवली गोल्ड में ज्यादा तेजी लगेगी। ये रहा, मतलब चांदी में भी तेजी में है लोग, लेकिन जो एक्सपर्ट है गोल्ड पे इनका कन्विक्शन ज्यादा है कंपेयर टू सिल्वर, लेकिन तेजी में चांदी में भी है। तो आप मतलब कुल मिलाकर आप ये मानकर चलें कि दो जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं वो सब कह रहे हैं कि सोने चांदी में आगे तेजी की संभावना है, तो आपके लिए निवेश का मौका यहाँ पर अच्छा बन सकता है। अब आते हैं क्रूड पे और कच्चे तेल में। आप देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हमने देखा है, और इजराइल हमास युद्ध के ठीक पहले क्रूड का मार्केट नीचे आ गया था, गिर गया था, लेकिन एक बार फिर से क्रूड मार्केट में उबाल बढ़ता हुआ दिखा है और 95 के आसपास ब्रेंट पहुंच गया, फिर वहां से थोड़ा नीचे आया। कुल मिलाकर मार्केट में सप्लाई घटने की आशंका ने कीमतों को सपोर्ट दिया। तो बीरेन जी, अब आप जरा बताएं सर कि क्या वार का प्रीमियम खत्म हो गया है क्रूड में अभी या बाकी है? वॉर का प्रीमियम तो बना हुआ है, बट डिमांड डिस्ट्रक्शन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है इसमें। मींस दोनों को ट्रेड ऑफ करे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अराउंड 95-97 के हिसाब से ब्रेंट में बाइंग, फॉलोअप बाइंग जो मिलनी चाहिए वो इतनी शायद मिल नहीं रही है। तो थोड़ा टॉपिश लग रहा है फिलहाल। तो नवनीत जी, एमसीएक्स पर कच्चे तेल में करें क्या फिर, ये बताइए सर। कच्चा तेल में जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव फंडामेंटल तो काफी आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमने पूरा जो ट्रेंड देखा है वो लार्जली हमने देखा कि सप्लाई साइड कंसर्न थे। अगले साल मुझे लगता है कि डिमांड साइड ड्राइवर्स काफी स्ट्रांगली इन्वर्ट होकर जो कि कच्चे तेल में नई दिशा पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ से करीब 10% की तेजी आपको कच्चे तेल में और देखने मिल सकती है। यानी अगर हम ब्रेंट की बात करें तो $104-105 तक भी जा सकता है, और अगर WTI की बात करें तो ऑलमोस्ट 100 लेवल के आसपास आ सकता है। आप एमसीएक्स पर डिप पे बाय करके चलिए, 7100 के आसपास बाय करिए, 66 का स्टॉप लगाइए, 8,000 के टारगेट देखिए। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से करीब 10% की तेजी आपको कच्चे तेल में और दिख सकती है, तो उसको ध्यान में रखकर आप कह रहे हैं कि ट्रेड करना चाहिए। ठीक है अजय जी, आप एग्री करते हैं? क्योंकि क्रूड को लेकर एक तरफ आप देखिए कि सऊदी अरब ने जो डिसीजन लिया कि उत्पादन जो कटौती है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यूएस अलग चाहता है कि दाम काबू में रहे, वेनेजुएला से प्रतिबंध हटाए गए, तो इन तमाम डेवलपमेंट के बीच आपको क्या लगता है क्रूड में? देखिए प्रेसिडेंट जी, अगर हम लास्ट क्वार्टर की अगर बात करते हैं, अभी भी हमारे पास 2 महीने पूरे हैं, और जिस ढंग से ओपेक और बाकी जो एजेंसीज के डेटा आए थे वो बता रहा है कि डेफिसिट कंटिन्यू है। तो मुझे लगता है कि जो तेजी है वो अगले 2 महीनों के अंदर तेजी रह सकती, बट जैसे हम जनवरी फरवरी मार्च वाले पीरियड में आएंगे तो वहां पे मुझे लगता है मार्केट में वापस कूल ऑफ आ जाएगा। हाँ, वार प्रीमियम के चलते अभी भी हमने देखा कि ईरान, यूएस, इनके पार्टिसिपेशन वार में डायरेक्ट नहीं देखे गए हैं, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस में
वर्स्ट इन केस दिसंबर या जनवरी अगर ये वार वाला सीन और एस्केलेट होता है तो $100 का लेवल ब्रेंट आराम से एक बार दिखा सकता है, जिसका मतलब अगर हम करेंसी से भी करें तो 83.50 तक का लेवल हम एक बार स्पाइक देख सकते हैं अगले 3 महीने में। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च वाले पीरियड में वापस हम कूल ऑफ होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यूएस इलेक्शन है अगले साल एंड यूएस विल मेक श्योर कि कहीं ना कहीं कच्चे तेल को नीचे लाया जाता है। ऑलरेडी हमने एफर्ट देखा, चाहे सैंक्शन जो वेनेजुला ईरान सब पे लगा है उसको कम करने की कोशिश कर, खुद का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझे लगता है कि एक बार 83-8400 के बीच में जाएगा, बट सस्टेन नहीं करेगा कच्चा तेल हायर साइड पे। अच्छा ठीक है, तो ये व्यू आपका आ रहा है क्रूड पर, लेकिन टेक्निकली अखिलेश जी अगर कोई मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस के आसपास ट्रेड लेना चाहे कच्चे तेल में, तो उनके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी कच्चे तेल में इस वक्त ट्रेडिंग की, इंट्राडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि पोजिशनली अगर कोई तेल में ट्रेड लेना चाहे अभी, तो उनके लिए क्या सुझाव आपका? और काफी ज्यादा स्क्वीज्ड है क्योंकि बहुत ज्यादा मिला जुला एनवायरनमेंट डेवलप्ड है क्रूड के लिए। कभी डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो क्रूड का जो मार्केट है वो डाउन हो जाता है। इसराइल हमास से न्यूज आता है तो वहां से पुल बैक मिलती है। तो अभी जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर लग रहा है चार्ट पर, वो लग रहा है WTI क्रूड का कि वो मोटा मोटा $85 से लेकर $90 की रेंज में ट्रेड यहाँ पे रहना चाहिए कुछ समय तक। अगर कोई इन्वेस्टर इसमें ट्रेड लेना चाहता है शॉर्ट टू मीडियम रन के लिए, तो मुझे लगता है ऑप्शंस यहाँ पे सेल करना चाहिए एट द मनी का। तो ऑप्शन सेलिंग की रिकमेंडेशन है मेरी। और रेफरेंस लेवल 90 और $85 के आसपास रहेंगे। जब तक ये लेवल ब्रिज नहीं रहता तो यहाँ पे ऑप्शन सेल करके काम करना चाहिए। राइट, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दशहरे के मौके पर आपके लिए कमोडिटी मार्केट में कहां कहां पर निवेश के, ट्रेड के मौके बन सकते हैं। अब बीरेन जी, मेरा अब आपसे सवाल मेटल को लेकर होगा। सर, ओवरऑल मेटल मार्केट के फंडामेंटल आपको दिख कैसे रहे हैं, और मेटल में अब निवेशकों की स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए? फंडामेंटली काफ़ी कमज़ोर है। बेसिकली ये क्रैश एंड बर्न स्टोरी है। जो भी हमने रिबाउंड देखे, बट वो हर रिबाउंड शेलो रिबाउंड रहे हैं। ग्रेजुअली मार्केट नीचे जा रहा है और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग रिसेशन देखते हुए यहाँ पे बाई साइड का कहीं मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। प्राइसेस बार्गेन बाई दिख रहे हैं, बट बाइंग के बदले में सेल साइड, इसमें स्पेशली कॉपर में सेल साइड ज़्यादा प्रेफर करूँगा। जिंक में स्विंग ट्रेड हो सकता है दोनों बाजू का, बट लो रिस्क कॉमोडिटी के हिसाब से कॉपर शॉर्ट बायस है। 710-15 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। पोजिशनल टारगेट 670 के आसपास का रहेगा। ठीक है जी, ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेटल में कि आपको करना क्या चाहिए। नवनीत जी, आप बताइए मेटल में सबसे अच्छा काउंटर, सबसे पोटेंशियल वाला काउंटर अभी आपको कौन सा दिख रहा है? मैं बेसिकली इस साल पूरे मेटल पैक ने काफी डिसअपॉइंट किया है और टाइम मैंने उम्मीदें जगाई है कि अब ये बॉटम आउट हो गया है, अब यहाँ से तेजी शुरू हो गया, अब चाइनीज बाइंग इमर्ज होगी। बट टाइम मैंने हमने देखा है कि ये फॉल्स रहा है। छोटे मोटे पुल बैक जरूर आपको देखने मिले कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में, बट वो निराशाजनक रहे। इस साल करीब 15% के आसपास नरमी के साथ कॉपर ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से लग रहा है कि और 4 से 5% की यहाँ से बाउंड देखने मिल सकती है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर कॉपर आपको डोमेस्टिक स्तर में 650-655 के स्तर की दिखा दे तो 690 के आसपास के नीचे जब ब्रेकडाउन होगा तो सेल करिए। 705-710 के आसपास टॉप लगाइए एंड 655-650 का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेटल में। तो आप कह रहे हैं कि कॉपर पर आपको नज़र रखनी चाहिए, ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, तो यहाँ पर आप नज़र बनाकर चलें। अखिलेश जी, आपका व्यू सर मेटल में टेक्निकली? नो डाउट, वैसे जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चरल जो मूवमेंट चल रहा है मेटल में, बेस मेटल में, वो सेल ऑन राइज का ही चल रहा है। बट बिकॉज हम लाइक जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मैं रिस्क को थोड़ा सा वेटेज देता हूँ। डायरेक्शनल वाइज यस इट्स सेल ऑन राइज मार्केट, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क जो है सेफ्टी मार्जिन से वो कंफर्टेबली काफी कम है रिवॉर्ड्स के। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कॉपर में एक बार बाई बना सकते हैं, जिंक में भी बाय बना सकते हैं आप। कॉपर में अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 698 अगले कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहा हूँ क्योंकि अक्टूबर का तो एक्सपायरी आने वाला है। तो 698 के ऊपर यहाँ पे आप बाय बना सकते हैं एक बार। 694 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो 725 प्लस तक के मुझे यहाँ पे लग रहा है एक बार लक्ष्य देखने को मिलना चाहिए।
वही जिंक में भी एक बार आप सेल ऑन मतलब बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। 217.50 के आसपास भाव मिलता है तो डेफिनेटली बात एक बार बाय करिए। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 216 के आसपास। पुल बैक मिलती है तो यहाँ से भी एक रिकवरी 224 तक के ओके, लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। राइट। तो तो ये रहा, छोटा रिस्क है, हाँ छोटा स्टॉप लॉस है, तो बाइंग एक बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है। तो ये रहा आपकी हो गई मेटल पे कि मेटल में आपको कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए, कहाँ पर आपके लिए ट्रेड के मौके बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की। और एग्री मार्केट में अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे ग्वार को लेकर होगा। ग्वार में पहले अच्छी तेज़ी आई जब सोइंग का वक्त था, उसके बाद एक शार्प फॉल आ गया, अब मार्केट ने फिर से मोमेंटम पकड़ा है। तो आपको फंडामेंटली, मैं अगर आपसे फंडामेंटल पूछूं ग्वार के, तो इस वक्त आपको ग्वार के फंडामेंटल कैसे दिखते हैं और उस फंडामेंटल के आधार पर ट्रेड क्या बनता है अभी ग्वार में? बिल्कुल नितिन, जैसे हमने रिसेंटली जो गवार सेमिनार हुआ था वहाँ पे भी मैंने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही कवर अप किया था और लग भी रहा था कि स्लो फंडामेंटल अगर पिछले 6 महीने 8 महीने की बात करें तो काफी स्लो थे, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमने एक साइडवे मोमेंटम देखा। बट अब हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन के नंबर्स है वो 60 के आसपास बताया जा रहा है। डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही, वो बाकी सभी कमोडिटीज को भी इम्पैक्ट कर रही है। बट कहीं ना कहीं जो मेजर रहेगा वो कैरी ऑन स्टॉक और प्रोडक्शन को लेकर है। इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होती है, वो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। की लेवल्स जैसे 5800 मैंने बताया भी था, 5850 के ऊपर निकलता है 20 अक्टूबर के बाद हम तेजी देख पाएंगे। तो कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि 6000 के ऊपर मेंटेन है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो पेसिमिज्म बना हुआ था पिछले 8-9 महीने से वो धीरे धीरे निकलता हुआ दिखाई देगा। ओके सर, टेक्निकल ग्राउंड भी धीरे धीरे अच्छा दिखा रहा है। राइट। मुझे लगता है कि गवार में अगर हम 6 महीने की बात करें तो 72 से 7500 तक का जंप देख सकते हैं। ठीक है, बीरेन जी आप एग्री करते हैं क्या अजय जी से? आपको भी लगता है कि ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जिसके फंडामेंटल बहुत सॉलिड हैं और ये अब अच्छा चलेगा? फिलहाल तो दिवाली के समय जो अराइवल आएगी वो देखेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ी क्वालिटी को लेके थोड़ी 19-20 है। जो 98.2 कंडीशन का गवार है वो थोड़ा कम है, 92.8 या 95 कंडीशन का गवार ज्यादा है। फिर भी दिवाली के समय अराइवल देख के ठीक है, पता चलेगा। मैं इसमें शॉर्ट ट्रेड तो नहीं लूंगा, बट मैं कहीं बार्गेन के लिए अच्छा प्राइस की तलाश में हूँ। ओके। आपका चार्ट क्या कहता है अखिलेश जी, ग्वार सीड और ग्वार गम को लेकर? दोनों ही काफी एक स्पेसिफिक बॉटम बना के आए हैं, जो कि एक लक्ष्य भी लग रहा था सेलिंग का, और वहां से पुल बैक आई है। और ये पुल बैक विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन हम देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम अभी भी जारी रहेगा और यहाँ पे कोई भी भारी गिरावट होने की अभी संभावना नहीं है। लेवल स्पेसिफिक बात करूं तो 6000 के ऊपर अगर दिसंबर वायदा अगर बना हुआ रहता है गवार के अंदर, तो मुझे लगता है कि 6262 और 6500 तक की यहाँ पे आपको लक्ष्य देखने को मिलना चाहिए साल के अंत तक। वहीं गम में भी मुझे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1000 पॉइंट का अभी अपसाइड और लग रहा है साल के लिए, 13400-500 के आसपास के लक्ष्य। ठीक है, तो दोनों ही कमोडिटी में मुझे अभी लग रहा है कि इस साल हमको 6 से 8% की अपसाइड देखने को मिलेगी। कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पे करेक्शन की अभी संभावना नहीं लग रही चार्ट। ठीक है, तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिस्ट कह रहे हैं कि ग्वार में अच्छी तेजी अभी सामने दिख रही है, इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। लेकिन अब जरा हमें ये बताइए अजय जी कि टर्मरिक में भी अच्छी खासी तेजी हमने देखी हाल के दिनों में। अब क्या टर्मरिक की तेजी रुक सी गई है या आपको लगता है कि ये एक बड़ी छलांग से पहले एक कदम पीछे हटने जैसा है? हाँ बिल्कुल, फंडामेंटल तो उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट वी आर वेटिंग कि आगे जाके जो यील्ड है उसमें कितना कमी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं प्रोडक्शन को लेके कुछ कंसर्न्स है। तो मुझे लगता है बड़ी छलांग से पहले की थोड़ी सी एक कंसोलिडेशन है। 12500-13000 का रेंज काफी अच्छा लेने के लिए 11 का स्टॉप लॉस। हायर साइड पे मुझे लगता है कि जनवरी 12-15 तारीख तक की तेजी रहेगी, लेकिन 18,000 से 20,000 के रेंज में प्राइस जाते हुए देख सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि टर्मरिक में अच्छी तेजी आगे दिख सकती है और आप कह रहे हैं कि 18,000 से 20,000 तक का भाव आपको टर्मरिक में दिख सकता है, तो आपके लिए बाइंग की राय। और 11,000 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं टर्मरिक में, अजय जी कह रहे हैं, और 12,500 के भाव पर आपके लिए टर्मरिक में बाइंग का मौका बन सकता है। ये राय अजय जी की है टर्मरिक के ऊपर। बीरेन जी, जीरे में क्या हो गया सर? जीरा लगातार नीचे आ रहा है। फिजिकल में ग्राहकी काफी कमजोर है, और जो सोइंग इंटेंशन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ठीक है, लोग
वेदर का इंतजार कर रहे हैं। मैं 3-4 दिन सौराष्ट्र की टूर पे था। गर्मी बेहद ज्यादा है। अगर गर्मी थोड़ी कम हो जाए तो मोमेंटम बुआई में रफ्तार आएगी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, अजय जी आपका, नवनीत जी आपका और अखिलेश जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस दशहरे पर कमोडिटी मार्केट में निवेश के कितने सुनहरे मौके हो सकते हैं, कहां पर हो सकते हैं, ये डिटेल में बताने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।